हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एनएफएस धनबाद। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल हाइजीन। जनरली इंडस्ट्री में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी करके ही ज़्यादा ये टर्म यूज़ होता है, कहीं कहीं इंडस्ट्रियल हाइजीन करके भी यूज़ होता है। इंटरचेंजेबल टर्म्स है, यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल हाइजीन ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पढ़ने का? टू डिफाइन दिस सब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, ये टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य क्या है? टू डिफाइन दिस सब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन, ये सब्जेक्ट को डिफाइन करना है और इसका स्कोप क्या है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। टू अंडरस्टैंड एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, कितना हम एक्सपोज हो सकते हैं। इंडस्ट्री में हर एक चीज़ का एक्सपोज़र होता है, चाहे वो नॉइज़ का हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा होगा, डस्ट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो आप उसके लिए पीपी यूज़ करते हो, डस्ट के लिए अलग, नॉइज़ के लिए अलग। तो रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन का एक्सपोज़र होता है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा एक्सरे, कुछ भी रेडिएशन हो रहा है वहाँ पे तो उसका एक्सपोज़र होता है। उसके एक्सपोज़र मतलब उसके संपर्क में आते हो, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें के संपर्क में आते हो और इससे बचने के लिए आप पीपीई यूज़ करते हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हो। लेकिन आप कितना एक्सपोज़र आप बर्दाश्त कर सकते हो, या आपके हेल्थ के लिए चलेगा उतना दूर तक, उतना एक्सपोज़र आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। जैसे आप नॉइज़ में काम कर रहे हो तो कितना नॉइज़ चलेगा, उतना नॉइज़ में आपको ईयर प्लग लगाने का ज़रूरत नहीं है। या कितना नॉइज़ में आप पूरी लाइफ काम करोगे, 30 ईयर्स 40 ईयर्स, तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कान पे ख़राबी नहीं आएगी। तो ये होगा, और इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र लिमिट। वो लिमिट डिफाइंड होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड के थ्रू। जैसे ओशा एक स्टैंडर्ड बनाता है, तो ओशा के स्टैंडर्ड के थ्रू डिफ़ाइन कर दिया जाता है। ओशा डिफ़ाइन कर देता है कि हाँ, नॉइज़ के लिए इतना डेसिबल, डेसिबल उसका यूनिट है, इतना डेसिबल के ऊपर अगर नॉइज़ है तो आपको ईयर प्लग लगाना है, इतना डेसिबल के ऊपर नॉइज़ है तो इतना घंटा से ज़्यादा आप काम नहीं करोगे। ये सारा चीज़ डिफ़ाइन कर देता है ओशा। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र लिमिट हर एक हज़ार्ड का, हज़ार्ड तो है नॉइज़ का, लेकिन हर एक हज़ार्ड का एक लिमिट बनाया गया है कि इसके ऊपर वो हज़ार्ड है, इसके नीचे ये काम करने के लायक है। टू लर्न व्हाट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आर, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है, इस टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है, जो डिजीज़ जो काम करने के दौरान होता है वो सारा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो कहलाता है। जैसे आप सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको सीमेंट रिलेटेड स्किन ख़राब होना, ये सारे सीमेंट रिलेटेड डिजीज़ जो होंगे वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होंगे, है ना। आप ऐसा जगह काम कर रहे हो जहाँ रेडिएशन है तो रेडिएशन रिलेटेड आपको डिजीज़ होंगे। तो ये सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू नो व्हाट इंजीनियरिंग कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और उसके बेसिस पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि क्या हम इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे पीपीई के टाइम आप पढ़े थे, हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से आपको पीपीई चाहिए, है ना। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पढ़ने का या इंडस्ट्रियल हाइजीन पढ़ने का, ये 4 उद्देश्य है उसका। इंडस्ट्रियल हाइजीन, इंडस्ट्रियल हाइजीन का डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल हाइजीन इज़ ए आर्ट एंड is the art and science of anticipation, recognition, evaluation and control of environmental health hazard arising in on or from the workplace. सिंपल भाषा में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल हाइजीन एंटिसिपेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। एंटिसिपेट मतलब एक्सपेक्ट करता है कि क्या हो सकता है। आइडेंटिफाई, जैसे हम लोग हज़ार्ड आइडेंटिफाई करते हैं, तो एंटिसिपेट का मतलब आइडेंटिफिकेशन का। रिकॉग्निशन, उसको उसको पहचानता है, उसको इवेलुएट करता है। एंटिसिपेट मतलब आप उसको एंटिसिपेट होने वाला चीज़ के बारे में आप पहले से जानने का कोशिश कर रहे हो, तो वो एंटिसिपेट है। रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको पहचान रहे हो।
इवैल्यूएट कर रहे हो उसका, जैसे हम लोग रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं, हज़ार्ड इवैल्यूएशन करते हैं, उसको नापते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं उसको। तो ये इंडस्ट्रियल हाइजीन एक तरह का आर्ट एंड साइंस है, ये चार चीज़ का, अराइजिंग इन और फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस, जो काम करने की जगह में, वहाँ पे ये चीज़ जो अराइज हो रहा है उसको बचाता है, उसको ये सारे स्टेप्स में डिवाइड करता है। सेफ्टी प्रिवेंशंस ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट। सेफ्टी क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट। सेफ्टी जो है वो किसको प्रिवेंट करता है? एक्सीडेंट या इंसिडेंट को। इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सेफ्टी जो है वो एक्सीडेंट और इंसिडेंट को रोकता है। इंडस्ट्रियल हाइजीन या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या करता है? ऑक्यूपेशनल इलनेस, जो ऑक्यूपेशन के दौरान जो बीमारी हुई है, जो डिजीज़ हुए है, उससे बचने का तरीक़ा है। तो प्रिवेंट करता है आपको, इंडस्ट्रियल हाइजीन आपको प्रिवेंट करता है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ या इलनेस से, और सेफ्टी आपको प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट या इंसिडेंट से। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है कि सेफ्टी और इंडस्ट्रियल हाइजीन में क्या अंतर है। स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन, क्या क्या स्टेप्स? पहले हम लोग देखें आइडेंटिफिकेशन, इससे पहले भी लिख सकते हो एंटिसिपेशन। जब आपको एंटिसिपेट करते हो, किसी चीज़ को पता नहीं होता और ऐसा मानते हो, है ना, आशा करते हो, तो एंटिसिपेट में आ गया। आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानते हो, इवैल्यूएट करते हो, उसको मापते हो और कंट्रोल करते हो। तो ये सारे स्टेप्स हैं आपके इंडस्ट्रियल हाइजीन के। इन फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन, आपने देखा होगा कि पहले भी बताया, 4 रूट्स होते हैं जो जिसके थ्रू आपके बॉडी में हज़ार्ड्स घुस सकते हैं। अगर बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जैसे सबसे ऊपर में केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे आपका गैस, वेपर, कोई केमिकल, है ना, तो वो सारे आपके बॉडी में घुस सकते हैं। डस्ट, ये सारे केमिकल एजेंट हैं, है ना। दूसरा फिजिकल एजेंट, जैसे नॉइज़, वाइब्रेशन, इंफ्रारेड, नॉन इंफ्रारेड, आईआर मतलब इंफ्रारेड, क्लाइमेट, ये सारे फिजिकल एजेंट हैं जो आपके हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। अगर ये सब पे कंट्रोल नहीं रखा गया तो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। एर्गोनॉमिक्स, रिपीटेशन, पोस्चर, वर्कफोर्स, मतलब रिपीटेशन क्या, एक ही काम को बार बार आपको करना पड़ रहा है ना। तो आपका मान लीजिए हाथ का ही आगे पीछे का मोशन बहुत ज़्यादा है, तो हाथ पे, आर्म पे, आपके जॉइंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जॉइंट आपका ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपका पोस्चर ख़राब है, बहुत झुक के काम करना पड़ रहा है, पोस्चर मतलब आपके चलने बैठने, ये सब का जो तरीक़ा है वो सही नहीं है कंपनी में काम करने के दौरान, तो उसके कारण आपका इम्पैक्ट हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है लॉन्ग रन में। तो वो सारा एर्गोनॉमिक्स के अंदर आता है। और चौथा है बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब के कारण आपका वर्क, जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और उस इंडस्ट्री में मान लीजिए वो बैक्टीरिया है या वायरस है, जैसे दवा के इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपको एंटीबॉडीज़ के साथ एंटीबॉडी का कोई बैक्टीरिया बनाना है, तो आप वहाँ पे उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेना है कि कैसे हमको बैक्टीरिया से इम्पैक्ट नहीं हो, है ना। तो ये सारे 4 रूट्स हैं आपके बॉडी में हज़ार्ड घुसने के, और ये इंडस्ट्रियल हाइजीन अगर ये मेंटेन नहीं करेंगे तो ये बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। तो हमको इंडस्ट्रियल हाइजीन पढ़ने का मकसद ये है कि ये चारों रूट हमको पता होना चाहिए और किसी भी रूट से हमको हज़ार्ड का इम्पैक्ट नहीं हो, ताकि हम कोई भी बीमारी, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ या ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रियल डिजीज़ नहीं हो हमको। केमिकल हज़ार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, वेपर, गैसेस, है ना। केमिकल हज़ार्ड ये सारे चीज़ हो सकते हैं, इसके कारण आपको डस्ट के कारण बीमारी हो सकती है, मिस्ट के कारण बीमारी हो सकती है ना। डस्ट के कारण बहुत सारा अस्थमा, लंग्स डिजीज़ होते हैं। नॉइज़ के कारण, ईयर प्लग अगर नहीं लगा रहे हैं लॉन्ग रन में और नॉइज़ है, तो ये फिज़िकल हज़ार्ड्स है, नॉइज़, वाइब्रेशंस, तो आपका
हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ सकता है, कान को इम्पैक्ट पड़ सकता है, वाइब्रेशन के कारण आपके बॉडी को ख़राब कर सकता है, आपका जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। रेडिएशन ये भी फिज़िकल हज़ार्ड्स है, एक्सरे है, गामा है, अल्फ़ा है, बीटा है, ये सारे रेडिएशंस में आ गए। तो रेडिएशन से भी ज़्यादा देर तक अगर रहेंगे वहाँ पे तो उसके कारण कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फिज़िकल हज़ार्ड्स नहीं हो मेरे पास, और अगर हो तो उसके लिए हम पीपीई प्रॉपर पहने हैं। आप ये चीज़ देखोगे, ये जो सिंबल है, ये सिंबल ध्यान से देखोगे, जहाँ पे ऐसा सिंबल है आपको समझना पड़ेगा कि ये सिंबल का मतलब क्या है। ये सिंबल अगर दिया हुआ है तो रेडिएशंस है, ये सिंबल्स दिया हुआ है तो नॉन इंफ्रारेड, जैसे साउंड का है या फिर माइक्रोवेव्स का है, नॉन आयोनाइजेशन आपका सिंबल है। दो तरह के रेडिएशंस होते हैं, एक आयोनाइजेशन, एक नॉन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे, ये सारे आयोनाइजेशन आते हैं। ये सारे हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा होता है ये रेडिएशन में। तो जब एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो आयोनाइजेशन रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा, गामा होता है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक्सरे भी आयोनाइजेशन में आता है। नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन यूवी लाइट है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स, इसका एनर्जी कम होता है और ये कम नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर है तो तुरंत भागिए वहाँ से, नहीं तो आपको तुरंत नुकसान हो सकता है। ये है तो थोड़ा घबराने का कम बात है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस इसमें भी लेना है। तो आपको सिंबल देख के समझ में आना पड़ेगा कि क्या रेडिएशन है। हर जगह लिखा नहीं रहेगा कि यहाँ पे ये देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए अल्फ़ा, बीटा, गामा है। ये देखो तो समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन आयोनाइजेशन मतलब यूवी लाइट है, विजिबल लाइट है, ऐसा कुछ रेडिएशंस है वहाँ पे। या ये देखो तो समझ में आ जाना चाहिए कि वाइब्रेशंस है वहाँ पे। ये देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए वाइब्रेशन से। ऊपर वाला ये देखो तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ईयर प्लग लगाना है यहाँ पे। ये देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए ईयर प्लग लगाना है। तो आपको हर एक सिंबल हर जगह लिखा नहीं रहता, आपको सिंबल देख के ही समझना है कि यहाँ पे क्या हजार्ड्स हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड्स, अगर ऐसा सिंबल कहीं पे बना हुआ है मतलब बायोलॉजिकल हजार्ड्स है वहाँ पे, तो आपको उससे बचना है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो सकता है, तो आपको ग्लव्स पहनना है, मास्क लगाना है, ये सब चीज़ आपको प्रिकॉशंस लेना है। Occupational disease, exposure to chemical, physical, biological hazards can cause occupational disease. ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ये चारों चीज़ से हो सकता है। केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल हजार्ड्स हम पहले बताए उसके द्वारा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। दो तरीके का ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो सकता है। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टर्म में है, क्रोनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म में है। मतलब कोई बीमारी आपको काम करने के दौरान तुरंत हो जाता है। जैसे रेडिएशन, आप एक्सरे रूम में घुस गए और एक्सरे चल रहा था, आपको एक्सरे का एक्सपोजर ज़्यादा लग गया और आप वहाँ पे गिर गए, बेहोश हो गए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने से, है ना। तो तुरंत अगर कोई चीज़ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो एक्यूट है। आपने घुस गए और कोई केमिकल रूम में और वहाँ पे केमिकल गैस लीक था और आप उससे एक्सपोज हो गए और बेहोश हो गए, तो आपको तुरंत या डेथ हो सकता है आपका। तो वो तुरंत इम्पैक्ट हो गया आपके शरीर पे। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो तुरंत इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एक्यूट है। क्रोनिक मतलब जो धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। डस्ट में आप काम कर रहे हो और 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, उसके बाद आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुअल था, क्रोनिक था। आपके जो काम करने का ढंग था उसमें सही नहीं था। आप सामान जो उठाते थे वो सही तरीके से नहीं उठाते थे। 10 साल तक वैसे ही सामान उठाते रहे और आपके कमर में दर्द होना चालू हो गया, तो वो ये क्रोनिक हो गया। तो क्रोनिक का मतलब जो डिलेड होता है, जो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, वो क्रोनिक। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का क्लासिफिकेशन दो टाइप के हैं, एक्यूट और क्रोनिक। कैसे इसको बचाया जा सकता है? आपको पीपीई लगाना है, कंट्रोल मेज़र यूज़ करना है ना। आपको रिस्ट्रिक्शन डालना है बहुत सारा कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ कब कौन सा सिंबल का यूज़ करना है। ये सारे मेथड्स लगा के आप उससे बच सकते हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आप मेंटेन कर सकते हो। आपको ये बताएं, इमीडिएट में मतलब तुरंत, ग्रेजुअल, अस्थमा, अस्थमा बहुत लॉन्ग टर्म तक काम किया आप डस्ट में और आपको अस्थमा हो गया, है ना।
डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते करते हाथ ख़राब होने लगता है, फिर स्किन डिजीज़ जो स्किन रैशेज ये सब हो गए, है ना। डिलेड रिएक्शन जो है वो आपको ग्रेजुअल रिएक्शंस में आएंगे और वो क्रोनिक कहलाता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़, एक्यूट ऑक्यूपेशनल कैंसर, क्रोनिक पॉइजनिंग, इंटर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ये सब कॉमन है। स्किन डिजीज़, हियरिंग लॉस, ये सारे बीमारी हो सकते हैं। मस्कुलर डिसऑर्डर, लोअर बैक मॉर्बिडिटी, ट्रॉमा ऑफ द स्पाइन, है ना, स्पाइन में प्रॉब्लम, लोअर बैक में प्रॉब्लम, मस्कुलर डिसऑर्डर। तो ये सारे लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स है, ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ, मतलब और भी ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं बहुत, लेकिन डाइवर्स बहुत तरीके का ऑक्यूपेशनल आपके इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। केमिकल्स हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स आपको ऐसा कहीं पे फिगर बना हुआ है, कहीं बोर्ड लगा हुआ है, कहीं साइन ऐसा है, तो मतलब वहाँ पे केमिकल हजार्ड्स है ना, मतलब वहाँ पे एसिड्स है, कोई केमिकल्स रखे हुए हैं, है ना। डस्ट में भी आपको ऐसा फिगर दिखेगा, बहुत ज़्यादा डस्ट है तो वेल्डिंग चल रहा है, फ्यूम्स है तो वहाँ पे भी ऐसा रहेगा। एस्बेस्टस का कहीं पे है तो वो भी यहाँ पे ऐसा फिगर बना हुआ है। तो ये डेंजर वाला जो साइन है मतलब केमिकल हजार्ड्स है वहाँ पे। हजार्ड्स कैन इंटर, पहले भी बताए थे, डायरेक्ट सांस से, पहला वाला इनहेल कर सकते हो आप हजार्ड को, स्किन के थ्रू जा सकता है, इंजेक्शन मतलब कहीं पे कट छट गया और उसके थ्रू जा सकता है, इंजेक्शन मतलब खाने के थ्रू जा सकता है, और एक इंजेक्शन है जो चौथा चीज़ है जो नहीं मेंशन है, जो कट छट गया तो जा सकता है। ये इंजेक्शन का मतलब खाने के थ्रू चला गया, इसका मतलब डर्मल मतलब स्किन के थ्रू चला गया, और इन्हेलेशन मतलब सांस के थ्रू चला गया। और एक चीज़ था जो पहले हम लोग क्लास में देखे थे, इंजेक्शन था, कट छट गया और उसके थ्रू इंजेक्ट हो गया बॉडी में, डायरेक्टली बॉडी में अंदर घुस गया, है ना। तो वो 4 तरीके से हजार्ड्स अंदर घुस सकता है बॉडी में। टाइप्स ऑफ हजार्ड्स हमने ये भी देखा है, एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। अभी हजार्ड्स, कोई चीज़ हजार्ड्स बनने से पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हजार्ड्स हो। जैसे अल्कोहल का छोटा सा क्वांटिटी हमको ड्रग्स में यूज़ होता है, दवा बनाने में यूज़ होता है, लेकिन अल्कोहल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हमको डेथ दे सकता है। जैसे स्नेक जो बाइट होता है उसमें भी अल्कोहल है एक तरह का, तो वो अगर काटता है तो हम मर जाते हैं, है ना, तुरंत हमारे बॉडी में पॉइजन हो गया। और हम जो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, वो अल्कोहल हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान करता है, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लिया, ज़्यादा इंटेंस नहीं लिया, है ना। तो वो 10 साल 20 साल कंटिन्यूस पीते पीते वो आपके लंग्स को ख़राब कर सकता है। और थोड़ा सा एकदम क्वांटिटी में दवा बनाने में भी यूज़ होता है। तो वही अल्कोहल आपको तुरंत मार सकता है, धीरे धीरे मार सकता है, या आपको लाइफ में सेव भी कर सकता है। अल्कोहल से आपको दवा बनाने में जो यूज़ हो रहा है वो आपके जीवन को बचा रहा है, आपको आपके लिए दवा की तरह काम कर रहा है। तो आप डिसाइड करोगे कि कितना क्वांटिटी हजार्ड्स का आपके लिए सही है। तो ये चीज़ ओशा स्टैंडर्ड बना के रखा है कि हर एक चीज़ का इसके ऊपर ही वो हजार्ड है, इसके नीचे है तो चलेगा। बहुत सारा चीज़ का लिमिट बना के रखा है कि हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल देखो और उसको छूना बंद कर दो, उसको डिसाइड करो कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका एक्सपोजर हमको चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर एक हजार्ड्स में कब कन्वर्ट हो जाता है। डिस्क्राइबिंग हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, जो हम पहले भी बताए, इसको शॉर्ट फॉर्म में OEL कहते हैं। OEL, कितना लिमिट हमको चलेगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, कितना हजार्ड हमको चलेगा। OEL को ओशा बोलता है PEL। ओशा जो है वो OEL को PEL बोलता है। PEL का मतलब भी वही होता है, खाली टर्म चेंज कर दिया, O के जगह पे PP मतलब होता है परमिसिएबल, कितना एक्सेप्टेबल है, परमिसिएबल है, उसको बोल दिया परमिसिएबल
ई से एक्सपोजर, एल से लिमिट। परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, कितना एक्सपोजर हमको चलेगा, उसको ओशा बोलता है पीईएल। ओईएल एक जनरल टर्म है, पीईएल जो है वो ओशा बताता है कि ओईएल नहीं, हम पीईएल बोलेंगे। जैसे अलग से ऑर्गेनाइजेशन है एसीजीआईएस, अमेरिकन काउंसिल ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीन, एसीजीआईएच। एसीजीआईएच सेम टर्म को पीएल को बोलता है टीएलवी, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टर्म यूज़ करता है सेम चीज़ को बताने के लिए। तो पीएल लिखा हुआ है तो भी आप वही चीज़ समझो, टीएलवी लिखा हुआ है तो भी वही चीज़ है, ओईएल है तो भी वही चीज़ है, खाली अलग अलग एजेंसी के थ्रू अलग अलग नाम दिया हुआ है स्टैंडर्ड का। जैसे ओशा स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि 90 डेसिबल जो साउंड का जो स्टैंडर्ड है, जो आवाज़ हम सुन सकते हैं, उसको हम डेसिबल में काउंट करते हैं। जो हम जनरल बातचीत में भाषा में बात कर रहे हैं, ये जनरली 30-40 डेसिमल्स 50 डेसिमल्स तक आवाज़ रहता है ना। जब कोई भीड़ भाड़ का एरिया आता है, शोरगुल होता है, तो बहुत जाता है तो 70-80 डेसिबल तक जाता है ना। मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो, है ना। और जनरली इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन्स ये सब चल रहे हैं, तो वहाँ पे 90 डेसिबल्स तक साउंड जाते हैं आवाज़। उसके ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, ईयर प्लग लगाना है, ईयर मफ लगाना है। ऐसे 90 डेसिबल्स पे भी आपको लगाना है, लेकिन 90 से ऊपर आप ज़्यादा देर नहीं रहना है। 90 डेसिबल से अगर ऊपर साउंड है तो आप प्रिकॉशंस लेके भी ज़्यादा देर उस पर काम नहीं करना है। तो ओशा बोलता है कि 90 डेसिबल्स का साउंड में आप 8 घंटा काम कर सकते हो। 90 डेसिबल साउंड्स में 8 घंटा काम कर सकते हो। लेकिन अगर 90 से 5 डेसिबल बढ़ गया, 95 डेसिबल हो गया, तो आपका टाइम जो होगा काम करने का वो सिर्फ 4 घंटा होगा, समझे। फिर 5 डेसिबल अगर बढ़ जाता है, 95 से 100 डेसिबल साउंड है, तो आपको टाइम और आधा कर दो, 4 का आधा, 2 घंटा ही काम करोगे उसमें। अगर और 5 डेसिबल साउंड ज़्यादा है, मतलब 105 डेसिबल अगर साउंड है, तो आप 2 घंटा को आधा कर दो, 1 घंटा ही वहाँ पे काम करोगे। तो ओशा कहता है कि हर एक 5 डेसिबल साउंड बढ़ने पे आपका जो वर्किंग आवर होगा वो 8 घंटा से आधा होना चालू हो जाएगा। मतलब 8 का 4 हो जाएगा, 95 पे, 100 पे 2 हो जाएगा, 105 पे 1 घंटा बचेगा। तो आप इस हिसाब से काम करोगे। और प्रिकॉशन साथ में आपको लेना है, ईयर प्लग, ईयर मफ जो है वो यूज़ करना ही है। दो चीज़ है, एक है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और एक होता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा साउंड बढ़ गया तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। मान लीजिए पूरे दिन भर आप काम किए और दिन भर में 50-60 डेसिबल ही साउंड रहा, लेकिन एक 10 मिनट या 15 मिनट के लिए साउंड बहुत बढ़ा था, सारे एक मशीन एक बार चालू हुए थे और उस समय साउंड बढ़ के 100 डेसिबल हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 100 डेसिबल 15 मिनट के लिए नुकसानदेह है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट बनाया गया है कंपनी में कि 15 मिनट काम करने के लिए कितना मैक्सिमम हम साउंड में काम कर सकते हैं, तो उसको STL बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। और TLV सीलिंग, तीसरा है TLV सीलिंग, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो सीलिंग हो गया। मान लीजिए, फिर से एक बार डिफाइन करते हैं उसके बाद एग्जांपल देते हैं। पहला जो है वो TLV WA, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट WA, टाइम वेटेड एवरेज। WA का मतलब टाइम वेटेड एवरेज। TLV क्या हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, जो हम लोग ओशा में बोलते हैं PL, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, सेम चीज़ है, उसको TLV बोलते हैं,
अमेरिकन स्टैंडर्ड में। तो दोनों सेम चीज़ है, हम इसको बोल सकते हैं पीएल भी। तो पहला वाला जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि टीएलवी टाइम वेटेड एवरेज, टीडब्ल्यूए मतलब टाइम वेटेड एवरेज। तो अगर पूरे दिन भर में एवरेज एक्सपोजर कितना डेसिबल तक चलेगा, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा पॉइंट का मतलब हुआ कि शॉर्ट टर्म 15 मिनट के लिए कितना एक्सपोजर चलेगा, उससे ज़्यादा एक्सपोजर आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। और तीसरा हुआ 1 सेकंड के लिए भी एक लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल देते हैं। 8 घंटे में आपका मान ले दिया हुआ है कि 90 डेसिबल से ऊपर नहीं जाना चाहिए 8 घंटे में। मतलब टाइम वेटेड एवरेज पूरे 8 घंटे के लिए निकाला गया है और 8 घंटे का एवरेज 90 से कम होना चाहिए डेसिबल साउंड का। ठीक है, ये तो चलेगा। तो 8 घंटे का एवरेज मतलब कभी आपका 85 भी हो गया तो कभी 95 भी हो गया। दोनों का एवरेज क्या हो गया? दोनों का एवरेज हो गया 90। मतलब एवरेज 90 डेसिबल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आपका पास हो गया। मान लीजिए आपने 4 घंटे 85 डेसिबल पे काम किया है और 4 घंटे 95 डेसिबल पे काम किया है, तो एवरेज क्या हो गया आपका? दोनों का एवरेज 90 डेसिबल 8 घंटा, है ना। 4 घंटा 85, 4 घंटा 95, तो एवरेज क्या हो गया? 90 डेसिबल का 8 घंटा काम करना। तो ये पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट के हिसाब से आप ओके हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 90 डेसिबल से ऊपर काम नहीं किए हैं और 8 घंटा टोटल काम किए हैं। 95 डेसिबल पे, लेकिन एवरेज क्या है आपका? 90 है। तो एवरेज अगर 90 है तो पहला वाला पॉइंट आपका क्लियर है। एवरेज 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ सेट हो गया। एवरेज अगर 95 हो गया होता तो हमको 4 घंटा ही काम करना उचित था, लेकिन एवरेज 90 आ रहा है तो 8 घंटा काम कर सकते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पास हैं, आप काम कर सकते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि 15 मिनट के लिए भी एक लिमिट के ऊपर आवाज़ नहीं जाना चाहिए। वो लिमिट मान लीजिए दिया हुआ है 95। मान ली अभी एग्जांपल के तौर पे वो लिमिट दिया हुआ है 95, मतलब 15 मिनट के लिए भी आप 95 के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो आप तो 95 के ऊपर काम नहीं किए हैं, तो ठीक है। मान लीजिए 15 मिनट के लिए आप 96 पे काम कर दिए हैं, या 15-20 मिनट आप 96 पे काम कर दिए हैं, तो इसके हिसाब से फेल हो गया। समझे बात? मान लीजिए आप पूरे दिन में 80 पे काम किए और 15 मिनट दिन में 96 पे काम कर दिए, तो आप ओशा स्टैंडर्ड के विरुद्ध जा रहे हैं और आपको वहाँ पे हेल्थ का डिजीज़ हो सकता है, कान ख़राब हो सकता है। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म लिमिट है वो लिमिट आप 15 मिनट क्रॉस कर गए। भले पूरे दिन में आप 40 डेसिबल पे काम कीजिए, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप 95 से ऊपर काम कर गए हैं तो आपका नुकसान रखा हुआ है। तो एवरेज तो आपका कम हो गया, पहला पॉइंट तो पास कर जाइएगा, क्योंकि एवरेज आपका पूरे दिन का कम हो गया। पूरे दिन में आप 40 डेसिबल पे काम किए हैं और 15 मिनट ही 96 पे काम किए हैं, तो आपका एवरेज तो बहुत कम होगा, 40-50 ही आएगा एवरेज। लेकिन सेकंड पॉइंट के हिसाब से आप फेल हैं, वहाँ पे आप नहीं काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट होता है। और तीसरा लिमिट होता है सीलिंग एक्सपोजर लिमिट। सीलिंग टीएलवी, सीलिंग थ्रेशहोल्ड लिमिट, सी से सीलिंग होता है, लास्ट में इसको लिखा हुआ है C-C। तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड के लिए भी वो लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वो लिमिट दिया हुआ है 105 डेसिबल और पूरे दिन भर आपने काम किया है 40-50 डेसिबल पे, और 1 सेकंड के लिए साउंड बढ़ गया और 110 डेसिबल हो गया, 105 से ऊपर हो गया, 106 डेसिबल हो गया, तो वो 1 सेकंड ही आपके हेल्थ के लिए, आपके कान के लिए वो नुकसानदेह है। तो आप वहाँ पे भी नुकसान आपका रखा हुआ है। तो आप एवरेज निकालोगे, भले 40 डेसिबल पे पूरे दिन काम कर रहे हो और 1 सेकंड आपका 106 डेसिबल है, तो एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? 40, 42, 45 के आसपास ही आएगा,
है ना, 40 और 106 का एवरेज, क्योंकि 40 में आपने पूरे दिन 7 घंटा से ज़्यादा काम किया और 1 सेकंड काम किया है आपने सिर्फ 105 डेसिबल पे, तो एवरेज तो आपका 40 के आसपास आएगा, तो उसके हिसाब से आप पास हो। लेकिन जो सीलिंग वैल्यू है, सीलिंग वैल्यू को आप 1 सेकंड के लिए क्रॉस किए हो, तो आपने तीसरा पॉइंट के हिसाब से आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट से भी आप पास हो, क्योंकि दूसरा पॉइंट में 15 मिनट लिखा हुआ है और 95 से ऊपर आप 106 डेसिबल पे काम किए हो सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तो 15 मिनट तो नहीं हुआ, तो दूसरा पॉइंट के हिसाब से भी पास हो। लेकिन आपका सीलिंग वैल्यू को फेल कर दिए हो, इसके लिए आपको नुकसान हो सकता है। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है एक्सपोजर के टाइम, कि हर एक चीज़ का टीएलवी देना होना चाहिए, टाइम वेटेड एवरेज देना होना चाहिए, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट देना होना चाहिए और सीलिंग वैल्यू एक्सपोजर लिमिट होना चाहिए, सीलिंग टीएलवी होना चाहिए। ये देखिए एक चार्ट है जिसमें हर एक गैसेस के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे गैस हैं, है ना। ये गैस के TWA टाइम वेटेड एवरेज दिया हुआ है, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट PEL, पर ओशा क्या बोलता है TLV को PEL, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। तो PPM में, गैस को PPM में मेज़र करते हैं, कितना गैस हमको नुकसानदेह है उसको किस में मेज़र करेंगे, PPM, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब हवा में कितना है, जैसे कितना PPM, हम लोग न्यूज़ में देखते थे कि डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, इतना PPM से ज़्यादा हो गया है डस्ट हवा में, है ना। तो कोई चीज़ जो गैस है उसको किस में मेज़र करते हैं, PPM में, डस्ट को किस में मेज़र करते हैं, PPM में। तो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो है गैस के लिए PPM में है, और ये TWA टाइम वेटेड एवरेज, मतलब पूरे 8 घंटे में, है ना, 40 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 15 मिनट के लिए भी 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पूरे दिन भर में आपका 15-20 PPM है, लेकिन अगर 20 मिनट के लिए 60 से ऊपर हो गया तो आपका नुकसान रखा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट हमेशा ज़्यादा होता है, टाइम वेटेड एवरेज कम होता है। ये पूरे घंटे के लिए एवरेज है, पूरे दिन भर के लिए 8 घंटे के लिए एवरेज है। ये 15 मिनट के लिए लिमिट सेट किया हुआ है कि 15 मिनट के लिए भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हर एक गैस के लिए एक्सपोजर लिमिट डिफाइन किया हुआ है। रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट, ये तो परमिसिबल है, इतना चलेगा, लेकिन रिकमेंड किया जाता है, ऐसा आपको बताया जाता है कि इससे ज़्यादा पे काम नहीं कीजिए। परमिसिबल तो है, एक लिमिट बनाया हुआ है, लेकिन रिकमेंड किया जाता है, आपको बताया जाता है कि 20 में ही रखिए और STL को भी 20 मान के ही चलिए, तभी आप बच पाइएगा। आप 40 और 60 को लेके चलिएगा तो हो सकता है कभी क्रॉस भी हो जाए, तो आप उसको आधा करके पहले से ही सेफ चलिए, उसमें सेफ्टी फैक्टर लगा दीजिए। सेफ्टी फैक्टर मतलब उसको आधा कर दीजिए, पहले ही उसको कम करके रखिए। तो 20 पे ही काम कीजिए ताकि आप सेफ रहेंगे, कभी 40 नहीं होगा। नेक्स्ट, ये चार्ट में भी उसी तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट एजेंसीज है, NIOSH, ACGIC और OSHA, ये तीनों एजेंसीज है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है NIOS। OSHA पता है आपको, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे स्टैंडर्ड बना के रखे होंगे, हम लोग OSHA पे ध्यान देते हैं अगर। तो OSHA ने PL सेट किया है डस्ट के लिए 15 mg/m3, सभी का PL डिफाइन है। STL भी डिफाइंड होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ACGIC अमेरिकन स्टैंडर्ड भी TLV बोलता है, PL को TLV बोलता है, TLV अपना डिफाइन करके रखा है। STL शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट भी डिफाइन करके रखा है। NIOS तीनों चीज़ डिफाइन करके रखा है। REL सेम चीज़ है, जैसा TLV को REL बोलता है, REL मतलब रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट। STL और सीलिंग लिमिट, 1 सेकंड के लिए भी सीलिंग क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ डिफाइन करके रखा है, आप उसके हिसाब से आप
देखोगे कि किस में हमारा इम्पैक्ट हो सकता है। और एक ये एक्स्ट्रा इम्पैक्ट बता के रखा है, सीलिंग के तरह ही है, इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। IDLH का मतलब होता है तुरंत हेल्थ या लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, डेथ कर सकता है, आपको तुरंत मार सकता है ना। तो वो एक्सपोजर लिमिट, वो सीलिंग भी, सीलिंग तो बना के रखा है, सीलिंग तो आपको क्रॉस करेंगे तो नुकसान होगा, ये इमीडिएट नुकसान होगा। अगर 1200 ppm है कार्बन मोनोऑक्साइड का तो आप तुरंत बेहोश होकर मर सकते हो। तो इमीडिएट इम्पैक्ट बता रहा है, IDLH लिमिट जो दे के रखा है उसको एकदम इमीडिएट उससे असर होगा आपको। एक्सेप्टेबल सरफेस लिमिट, हर एक चीज़ का एक्सपोजर का जो लिमिट होता है, हमने इनहेल करके सांस के थ्रू लिमिट डिफाइन किया अभी सब कुछ का, है ना, डस्ट का, केमिकल्स का सांस में जा सकता है। उसी तरह स्किन के थ्रू भी हमारे सरफेस में घुस सकता है। तो स्किन का भी लिमिट बनाया हुआ है कि केमिकल इंडस्ट्री में हो तो आप कितना एक्सपोजर सह सकते हो। केमिकल को, अगर दिन भर केमिकल से ही आपको काम करना है तो कितना केमिकल्स आपका स्किन बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर केमिकल्स है तो आपका स्किन खराब होगा। तो एक्सेप्टेबल सरफेस लिमिट है। तो ये स्किन के कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में बताया गया है। एक्सेप्टेबल सरफेस एक्सपोजर लिमिट जनरली हाथ के सरफेस के लिए बताया जाता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हाथ से काम कर रहे हो तो हाथ ज़्यादा ही इम्पैक्ट होता है। तो हाथ के लिए ये डिफाइंड होता है कि इतना हाथ का एरिया है, उसके हिसाब से इतना केमिकल्स आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर इतना घंटा काम करोगे तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। इस टाइप का लिमिट बनाया रहता है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स लिमिट्स मतलब वायरस बैक्टीरिया का हजार्ड्स है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर आ गए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आपको ऐसा फिगर कहीं पे देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइए वहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स के 4 ग्रुप्स हैं। पहला, अनलाइकली टू कॉज ह्यूमन डिजीज, ऐसा वायरस, ऐसा बैक्टीरिया जो ज़्यादा बीमारी नहीं कुछ करता हो, इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हो। दूसरा ग्रुप है कैन कॉज डिजीज, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं होगा, मतलब आप तक ही वो सीमित रहेगा। आपको वो वायरस नुकसान किया लेकिन आप घर आए वो वायरस लेके, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपसे कम्युनिकेट हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना, आप तक ही लिमिट है। तीसरा ग्रुप 3, जो कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकता है, जो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा और आपके थ्रू दूसरे लोगों को भी स्प्रेड होने का डर है। तो वो ग्रुप 3 काइंड्स ऑफ, तीसरा ग्रुप है वायरस का, जो कम्युनिटी में स्प्रेड होगा आपके थ्रू, लेकिन उसका वैक्सीन अवेलेबल है, उसको रोका जा सकता है। और चौथा है जो आपको नुकसान पहुंचाए प्लस कम्युनिटी में स्प्रेड हो और उसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मतलब उसको रोका नहीं जा सके, जैसा कोरोना अभी था कुछ दिन पहले तक वैक्सीन नहीं था। तो ये ग्रुप 4 कंडीशंस में था। ग्रुप 3 तक कंट्रोल किया जा सकता है वैक्सीन में, ग्रुप 4 नॉन कंट्रोलेबल है। रिस्क प्रिवेंशंस, अभी हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।